गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जो है भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर में वो चीजें हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट से लेकर और फिफ्थ तक आपने पढ़ा है, इसलिए कोई नई चीज नहीं है। लेकिन आपको बस ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, समझना है, उसे बार बार देखना है, समझने की कोशिश करनी है, अच्छे से समझना है और लर्न भी करना है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ डेट डाल देंगे। ठीक है, भाषा और व्याकरण। देखिए बच्चों, भाषा क्या होती है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और मेरी बात को समझ रहे हैं ना? जो मैं कह रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है। आप जो कहते हैं, किसी को भी जो कुछ बात कहते हैं वो दूसरे को समझ आता है ना? किस तरह से? क्योंकि हम भाषा के माध्यम से बोलते हैं। जो हम बोलते हैं, अपनी बात को प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं एक दूसरे के सामने। किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? भाषा है। अब देखिए, पशु पक्षी जो होते हैं वो आवाज तो करते हैं, लेकिन वो भाषा के माध्यम से अपने विचार आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं होते, अपने विचार एक दूसरे को बता नहीं पाते। उनकी एक अलग समझने का तरीका होता है। चिड़िया के द्वारा चहचहाना, चिड़िया चहचहाती है। कोयल के द्वारा कूकना, कोयल जो आवाज करती है उसे हम कूकना बोलते हैं। ठीक है, घोड़ा जो आवाज करता है उसे हम क्या कहते हैं? हिनहिनाना। हम ये नहीं कहते घोड़ा बोल रहा है, हम कहते हैं घोड़ा हिनहिना रहा है। कोयल बोल रही है नहीं, कूक रही है। ठीक है, चिड़िया क्या कर रही है? चहचहा रही है। गाय के द्वारा रंभाना, तो गाय जो बोलती है उसे हम क्या कहते हैं? रंभाना कहते हैं। आदि भाषा नहीं है, ये जो बोलते हैं उसे हम भाषा नहीं कहते। ठीक है, भाषा नहीं होती तो हमारा जीवन भी कैसा होता? पशु पक्षियों के समान होता। यदि भाषा ही नहीं होती तो हम भी पशु पक्षियों की तरह ही रहते। तो देखिए, केवल मनुष्य ही भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। अनेक पशु हैं, पक्षी हैं, लेकिन वो अपने विचारों का इस तरह से आदान प्रदान नहीं कर सकते जिस तरह से मनुष्य भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। इस प्रकार भाषा हमारे जीवन का अहम अंग है। यदि भाषा ही नहीं है, मान लीजिए वो पर्सन जो बोल ही नहीं सकता, तो उसका भी मतलब वो अपनी बात किसी को समझा नहीं सकता किसी भी तरह से। हालांकि वो बोल नहीं सकता, यदि लिख सकता है तो लिखने से समझा सकता है। लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं वो ना तो बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, तो वो अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने जो पढ़ा, हम पशु पक्षियों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पशु पक्षियों को मारना शुरू कर देते हैं, या फिर उन्हें मतलब कुछ खिलाते पिलाते नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे कुत्ता है उसे रोटी देना, गाय है उसे रोटी देना, तो इस तरह के कोई भी काम नहीं करते हैं। इसके बजाय वो जानवरों को मारते हैं। कई बच्चों को तो पत्थर मिल जाता है तो उससे मारते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जो जानवर होते हैं, हालांकि वो भी सजीव हैं, तो दर्द उन्हें भी होता है। वो दूसरी बात है कि वो आपसे लड़ नहीं सकते। यदि आप किसी इंसान को मारेंगे तो वो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएगा, लेकिन जानवर है, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए, है ना? तो ये चैप्टर में नहीं, लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें जानवरों पर, पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए। देखिए, अब ये पिक्चर बनी हुई है, ये दो रमन और मोना, ये क्या कर रहे हैं? फोन पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, कविता अपने भाई राजू को पत्र लिख रही है। देखा आपने? नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें राजू पत्र को पढ़ रहा है। नेक्स्ट जो है वो सोनाली ने इशारे से पुस्तक मांगी। हम इशारे से भी कुछ बातें कह देते हैं, है ना? तो ये इशारे से बात कर रही है।
इशारा कर रही है हाथ से, जिससे कि ये लगे कि ये पुस्तक इससे लेना चाहती है। तो ये जो आपने देखा, इसमें ये बोल रहे हैं, बोलकर अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं, है ना। ये लिखकर अपने विचार व्यक्त कर रही है और ये पढ़कर समझ रहा है कि पत्र में क्या लिखा हुआ है, दूसरे के जो विचार हैं उनको समझ रहा है। और यहाँ हम इशारे से वो अपनी बात को समझा रही है कि वो क्या चाहती है ना। तो ये यहाँ किसी ना किसी तरह से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है। टर्न ओवर योर पेज। अब जो इशारे से जो बात की जाती है ना, संकेत, इशारे को हम संकेत कहते हैं। तो संकेतों का प्रयोग सभी जगह नहीं किया जा सकता है, संकेतों का प्रयोग सभी जगह नहीं किया जा सकता, इसलिए संकेत के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना भाषा नहीं होती। तो संकेत के द्वारा जो विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे हम भाषा नहीं कहेंगे। अब ये एक इम्पोर्टेंट लाइन, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भावों और विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों अथवा भावों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप कहलाता है। और जब हम लिखकर अपने विचारों तथा भावों को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो फिर वो कौन सा रूप कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। और जब हम इशारे से कोई अपनी बात कहते हैं तो या संकेत के द्वारा कहते हैं तो वो सांकेतिक भाषा होती है, लेकिन सांकेतिक भाषा का कोई रूप नहीं है, ठीक है। तो हम भाषा के यहाँ दो ही रूप पढ़ेंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों और भावों को प्रकट करें, मौखिक भाषा, लिखकर अपने विचारों और भावों को प्रकट करें तो वो लिखित भाषा कहलाती है। आगे देखिए, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम सभी कोई एक ही भाषा नहीं बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को, कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया, है ना। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम आपसे पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए 14 और अब हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वैसे तो और भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारतीय संविधान में 22 जो भाषाएं हैं उनको मान्यता प्रदान की गई है। कौन कौन सी हैं वो 22 भाषाएं? जरा देखें तो देखिए, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, उड़िया, आसामी, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, मलयालम, कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, कन्नड़, बोडो, मैथिली और संथाली। ये जो भाषाएं हैं इन्हें भारतीय संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें मान्यता प्रदान की गई है। जिस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार विश्व में भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में तो बोली जाती हैं, जब भारत में ही अनेक भाषाएं बोली जाती हैं तो जाहिर सी बात है विश्व में भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत के राज्य और वहां बोली जाने वाली भाषाएं हम देखेंगे। यहाँ तो राज्य को हम प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर राज्य के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ उन भाषाओं के नाम लिखे हुए हैं जो इन राज्यों में बोली जाती हैं। जैसे गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी,
तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम। अब है कुछ देशों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं। ये तो राज्यों में बोली जाने वाली हैं। यहाँ हम देश देखेंगे, देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। इंग्लैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी। फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रूसी, जर्मनी में जर्मन। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, इसलिए अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब सारे राष्ट्रों में, पूरे संसार में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है अंग्रेजी। कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? अंग्रेजी, इसलिए अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी। अब पढ़ेंगे लिपि। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जैसे मैं बोल रही हूं, आपको सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ आवाज निकल रही है, वही तो सुनाई दे रही है ना। तो ध्वनि मीन्स आवाज। मुख से निकलने वाली इन ध्वनियों को लिखित रूप में बदलने के लिए हम चिन्हों अथवा वर्णों का सहारा लेते हैं। इन चिन्हों अथवा वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। देखिए, जब मैं बोल रही हूं या फिर आप बोल रहे हैं, हम अब जो बोल रहे हैं वो लिख भी सकते हैं। और लिखते कैसे हैं? हमें कुछ चिन्ह लगाने पड़ते हैं, कुछ वर्ण लिखने पड़ते हैं, तभी हम अपनी भाषा लिख पाएंगे ना। तो इन चिन्हों और वर्णों के लिखने का जो ढंग होता है कि किस तरह से हम उसे लिखें, तो वो लिपि कहते हैं उसे। इसका एक छोटा सा सरल सा तरीका कि मतलब भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। सभी भाषाएं एक तरह से तो नहीं लिखी जाती। हिंदी जैसे ऐसे लिखी जाती है, क्या अंग्रेजी भी ऐसे लिखी जाती है? नहीं, उसका लिखने का तरीका अलग होता है। हिंदी को लिखने का तरीका अलग है। इसलिए प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो आप जो पढ़ रहे हैं, हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, हिंदी को लिखने का ये जो ढंग है, इसे हम देवनागरी लिपि बोलते हैं। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। इसी तरह से अलग अलग भाषाएं हैं, वो अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। तो हम देखते हैं कौन सी भाषाएं और लिपियां उनकी। देखिए, भाषा और लिपि। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है। देखो, हिंदी और संस्कृत को लिखने का एक ही ढंग होता है, तो दोनों की लिपि देवनागरी है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, बंगाली बांग्ला लिपि में, जर्मन रोमन लिपि में और फ्रेंच भी रोमन लिपि में लिखी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण। देखिए, हर भाषा के कुछ नियम होते हैं, है ना। सभी भाषाओं के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? व्याकरण से। अब ये देखिए आप, हम एक व्याकरण की बुक होती है हिंदी में, और एक आपकी रीडर की बुक होती है जिसमें चैप्टर्स होते हैं। हम कुछ कहानियां होती हैं, कुछ नाटक होते हैं, कुछ कविताएं होती हैं, उनके माध्यम से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। और व्याकरण में क्या होता है? व्याकरण में हम क्या पढ़ते हैं? व्याकरण में हम ये पढ़ते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसे लिखते हैं, क्या लिंग, वचन, क्या संज्ञा होती है, क्या सर्वनाम होते हैं, कहाँ पूर्ण विराम लगता है, कहाँ कॉमा लगता है। ये सब जानकारियां जो हमें मिलती हैं वो व्याकरण से मिलती है। तो भाषा के कुछ नियम, भाषा के नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। इन्हीं नियमों के आधार पर हम किसी भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप को निर्धारित करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। वो हम कब जान पाएंगे? यदि हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम वो जान पाएंगे। व्याकरण की सहायता से ही हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। बुक में ये कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, ये देखेंगे हम। जैसे लिखा हुआ है, वे जा रहा है। क्या ये सही है? नहीं, कुछ अटपटा सा लग रहा है। अमन लिख रही है, ये भी। टोकरी में बहुत सारे केला है, ये भी। ये आपको कुछ अटपटे लग रहे हैं। तो ये अटपटे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है।
इसलिए ये अटपटे लग रहे हैं। अब अशुद्ध वाक्य ये लिखे हुए हैं जो हमने ऊपर पढ़े। अब इनमें कुछ ना कुछ अशुद्धि है, वो हम सही करके यहां लिखेंगे। जैसे वे जा रहा है, वे जा रहा है नहीं, वह जा रहा है। इसमें हमने जो अशुद्धि ढूंढी वो ये वे यहाँ वे क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम की अशुद्धि हमने यहाँ ठीक कर दी, यहां हमने वह कर दिया। ठीक है, तो ये सही हो गया। अब अमन लिख रही है, अमन लिख रही नहीं, अमन लिख रहा है। तो यहां ये किसकी अशुद्धि हो गई? लिंग संबंधी अशुद्धि हो गई। टोकरी में बहुत सारे केला है, टोकरी में बहुत सारे केला नहीं, केले हैं। बहुत सारे जब हो गए तो केला नहीं रहेगा, वो केले हो जाएंगे। यहाँ वचन संबंधी अशुद्धि हो गई। केला, केले, वचन संबंधी अशुद्धि हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे हम। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। अब व्याकरण के भेद। व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है, वर्ण विचार में क्या होता है? इसमें वर्णों के उच्चारण, प्रकार आदि पर विचार किया जाता है कि किस तरह से कौन सा वर्ण बोला जाता है, कितने प्रकार का होता है आदि। शब्द विचार में इसमें शब्दों के रूप, भेद आदि विषय पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्य, उसके भेद, उसकी रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो ये व्याकरण के भेद होते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसके मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं। भाषा मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन है। हम पूछते हैं आपसे, भाषा क्या है? क्या होती है भाषा? तो आप बताएंगे, भाषा मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था भाषा और व्याकरण। आप डेट जरूर डालें यहाँ पर। आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा और एक बार आप अपनी बुक से पूरे चैप्टर की रीडिंग करें, जिससे कि आपको और अच्छी तरह ये समझ में आ जाए। थैंक यू।